Hello my dear friends, welcome to IBT Make My Exam. Right, today I am going to start one of the most important topics जिसमें बच्चे ज़्यादातर confuse करते हैं, right? और वो topic का नाम है idioms and phrases. Okay, so here are some important idioms and phrases which are mostly which are frequently asked in different types of competitive exams, right? देखो, just have a look. बच्चे तो ये बुक्स अभी पढ़ लेते हैं बट प्रॉब्लम आती है उनको एग्जाम्पल से वो समझ नहीं पाते, ठीक है? देयरफॉर यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस, राइट? See here, an apple pie order. Here look at this part. An apple pie order. What does it mean? What's the meaning of this phrase? An apple pie order. See here. So you must be aware कि pie किसे कहते हैं. देखो पाई इस तरह का होता है. एप्पल मीन्स आपने देखा होगा रेडी पे जो बेचते हैं एप्पल के ऊपर एप्पल इस तरह से होता है, राइट? मीन्स इफ यू कीप समथिंग इन प्रॉपर ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, राइट? मीन्स किसी को अच्छी तरह से सुसज्जित करना. तो आप इन शॉर्ट आप लिख लो इन ऑर्डर. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर, राइट? याद कैसे रखना है? पाई को याद रखो. पाई की तरह मीन्स आप देखो अगर कोई सेब बेच रहा हो रेडी पे तो किस तरह एप्पल के ऊपर एप्पल की तरह प्रॉपर ढंग से वो सजा होता है, राइट? उसे हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, राइट? एवरीथिंग इज एन एप्पल पाई ऑर्डर इन माई रूम, राइट? इसके दूसरे देखो अगर मैं बोलूँ एट 6s and 7s, ओके? हियर द नेक्स्ट फ्रेज इज एट 6s and 7s. देखो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में तो डायरेक्ट इसका मीनिंग पूछा जाता है, राइट? कि इस फ्रेज़ का मीनिंग बताओ. कई ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं. जो बच्चे बुक से याद कर लेते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझते हैं. देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, राइट? कुछ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एक सेंटेंस बने होते हैं, कुछ सेंटेंसेस बने होते हैं और अंडरलाइन पार्ट होते हैं कि बताओ अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस इस फ्रेज का या इस इडियम का मीनिंग बताओ, राइट? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है, फिल इन द ब्लैंक, उसको कंप्लीट करना होता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह से भी आए हैं. सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस याद रखो, उसका मैं मीनिंग भी बताता चलूँ और साथ में उसका एग्जाम्पल से भी उसको मीनिंग क्लियर करूँगा, राइट? तो हियर द वर्ड इज एट 6s and 7s मीन्स क्योटिक मैनर में, डिसऑर्डरली. अगर आप किसी चीज़ को डिसऑर्डरली किए हो तो उसे क्या बोलते हैं? एट 6s and 7s. एवरीथिंग इज एट 6s and 7 इन माई रूम मीन्स क्योटिक मैनर में. क्योटिक मैनर किसे कहते हैं? डिसऑर्डरली, ठीक है? किसी चीज़ को आप प्रॉपर सीक्वेंस में सजाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर. जब उसको इस तरह करते हो, ठीक है, अगर वो प्रॉपर ढंग से नहीं है तो क्या बोलेंगे? एट 6s and 7s, राइट? देखो ये टू सी आई टू आई, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले भी आई थिंक 5 to 6 टाइम्स पूछे गए ये सी आई टू आई. अब ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि आंखों में आंखें डालकर देखना. देखो जो आप सोचोगे इसका लिटरली मीनिंग जो निकालोगे वो भी एक ऑप्शन होता है, राइट? तो याद क्या रखना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग याद रखो. सी आई टू आई का मीनिंग क्या होता? सी आई टू आई का मीनिंग क्या होता? इसका मीनिंग होता है टू रीच अ कंसेंसस. एक एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कंसेंसस का मीनिंग क्या होता. तो देखो कंसेंसस, राइट? इसका मीनिंग होता है जनरल एग्रीमेंट, किसी एक बात पे सहमत होना. जनरल एग्रीमेंट हिंदी में कहते हैं सर्वसहमति, राइट? तो रीच अ कंसेंसस का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग लिख लो टू एग्री एट ए पॉइंट, किसी एक बात पे सहमत होना, राइट? डू यू सी आई टू आई? ओके, एवरीबडी सीज आई टू आई मीन्स हर कोई एक बात पे सहमत है, राइट? तो किसी एक बात पे सहमत होने को हम क्या बोलेंगे? सी आई टू आई. इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? टू रीच अ कंसेंसस या टू एग्री एट ए पॉइंट, किसी एक बात पे सहमत होना. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. सी हियर टू मेक बोथ एंड्स मीट, राइट?
टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखो इस इडियम को देखो, टू मेक बोथ एंड्स मीट। सबसे पहले तो याद रखो टू मेक बोथ एंड्स क्या होता है, मीट। कई बार एग्जाम में देखो पूछा इस तरह गया, एक सेंटेंस में ये फिल इन द ब्लैंक कर दिया गया और ऑप्शन दे दिया गया क्या, एक ये ऑप्शन, ठीक है। तो आपको एप्रोप्रिएट वर्ड याद क्या रखना है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, राइट। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये वाला, राइट। आप याद कैसे करोगे, जस्ट हैव अ लुक। देखो हियर देयर आर टू एंड्स, बोथ एंड्स, मेक बोथ एंड्स। बोथ एंड्स क्या है, इसे याद रखो। देखो कैसे याद करेंगे, हाउ टू मेमोराइज, मैं वो आपको टिप सिखा दूं। दो एंड्स हैं, पहला एंड क्या है, इनकम, और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले एंड की हम बात करें इनकम और दूसरे एंड एक्सपेंडिचर, एंड एवरीबडी ट्राइज टू क्या करना चाहता है, उस दोनों एंड को मिलाना चाहता है, मीट करने की कोशिश करता है। मीन्स अपने जीवन का गुजर बसर करना, हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्च कितना। मीन्स वी हैव टू लिव इन वंस ऑन इनकम, राइट। इफ अ पर्सन लिव्स इन हिज ऑन इनकम इज कॉल्ड क्या कहेंगे, टू मेक बोथ एंड्स मीट, राइट। मीन्स जीवन यापन करना, गुजर बसर करना। तो इसका मीनिंग लिख लो, टू लिव इन वंस इनकम, ठीक है। देखो एक एग्जांपल समझाऊं, द पुअर स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। जो गरीब होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल जद्दोजहद करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस बना सकें उसका, राइट। इफ आई से फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्या मीनिंग होता है इसका, फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मीनिंग क्या होता, अ मीगर इनकम, अ मीगर इनकम मीन्स थोड़ी सी आमदनी, राइट। कुछ लोगों को आमदनी, जिसकी सैलरी थोड़ी होती, वो महीने भर काम करने के बाद सैलरी हाथ में दिया जाए और वो सैलरी कहाँ चली जाती, खर्च में, उसके साथ सारे खर्च में निकल। तो उस सैलरी, छोटी सी आमदनी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ, राइट। इसको कहते हैं अ मीगर इनकम, मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, राइट। नेक्स्ट देखो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो सबसे पहले वर्ड डिस्कॉर्ड का मीनिंग समझो। डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है डिसएग्री। क्या होता, डिसएग्री मीन्स डिस्प्यूट, ओके। इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होता, एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स एग्री या एग्रीमेंट, राइट। सहमत होना और असहमत होना, किस चीज़ के लिए असहमत होना, एप्पल के लिए। देखो आपस में कभी वाद विवाद क्यों हो जाता है, कुछ वजह होती है, कोई कॉज ऑफ डिस्प्यूट होता है, कॉज ऑफ क्वारल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, राइट। कश्मीर इज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मीन्स कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ क्वारल, राइट, या रीजन ऑफ डिस्प्यूट। देखो एक और इससे फ्रेज बना हुआ है, क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या मतलब होता, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह, झगड़े का कारण, राइट। तो इन दोनों फ्रेज को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, रीजन ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वारल, राइट, झगड़े की वजह। नेक्स्ट वन देखो, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, डू यू एवर प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, व्हाट डज इट मीन। तो देखो जो बिगनर्स होते हैं वो डक का मीनिंग समझते हैं कुछ और इसका लिटरली मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है कि लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, पहले डक को समझो और ड्रैग को समझो।
ठीक है। बत्तख, यू नो, अगर बत्तख ये फीमेल है तो क्या बोलते हैं इसे? डक, और ये मेल हो तो ड्रैक, राइट। तो इफ़ यू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, इसका मीनिंग होता है यू स्क्वेंडर मनी। इसका मीनिंग लिख लो, टू स्क्वेंडर मनी। अब देखो एक एग्जाम में जब ये पूछा गया तो उसका मीनिंग एज इट इज़ क्या था? टू स्क्वेंडर मनी। कुछ दूसरे एग्जाम में जब पूछा है तो मीनिंग देखो क्या कैसे चेंज हो जाता है? टू वेस्ट मनी, टू स्क्वेंडर मनी, या टू वेस्ट मनी, या टू स्पेंड मनी केयरलेसली। ओके, if you spend money carelessly or if you waste money or squander money, then it is called to play ducks and drakes, right? कुछ लोग पैसे को काफ़ी बर्बाद कर देते हैं, इसे हम इंग्लिश में एक फ्रेज है to play ducks and drakes, ठीक है। a close shave, देखो जब एक एग्जाम में ये पूछा गया क्लोज शेव तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ऑप्शन क्या था? शेव क्लियरली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड। शेव मीन्स वो समझते शेविंग, शेव क्लोज मीन्स क्लियरली, ऐसा ऑप्शन भी था। तो ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट। इसे याद करना, समझना है। अ क्लोज शेव का मीनिंग लिख लो, अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप मीन्स बाल बचना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा दूं, ही हैड ए क्लोज शेव लास्ट नाइट, कल रात वो बाल बच गया, राइट। ही हैड ए क्लोज शेव लास्ट नाइट। इसको और देखो दूसरे से समझो, फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, मौत के मुंह से बचना, राइट। उस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, अ नैरो एस्केप, ठीक है। तो साथ साथ एक और सिखा दूं, फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, इसका मतलब क्या हो गया? इंडिया वन द मैच फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, मीन्स बिल्कुल हार के कागार तक पहुंच चुकी थी, फिर वहां से वो जीत गई। ऐसे जीत को हम क्या बोलेंगे? इंडिया वन द मैच फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। इज द पॉइंट क्लियर? The next one is by hook or by crook. By hook और by crook, एक मूवी भी आई थी, इमरान हाशमी था, उसमें क्रूक, आपको पता है ना क्रूक का मीनिंग। तो देखो हम जब कभी स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या होता है? जायज़ करना, लाइक फेयर। अगर नहीं होता फिर भी हम चाहते हैं तो फिर वो फेयर के बाद फिर क्या हो जाता है? नाजायज़ तरीके से भी वो करना चाहते हैं, अनफेयर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लिख लो, बाय फेयर और फॉल मीन। क्या मीनिंग हो गया? बाय फेयर और अनफेयर मीन्स जायज़ या नाजायज़ तरीके से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाय हुक और बाय क्रूक। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज दे आर अर्निंग मनी बाय हुक और बाय क्रूक, मीन्स बाय एनी मीन्स, जस्ट दे वांट टू अर्न मनी। ओके, by leaps and bounds, by leaps and bounds, leap समझते हो ना? उछाल, ठीक है। जब किसी चीज़ के अंदर बहुत तेज उछाल आए तो उसे क्या बोलते हैं? रैपिडली। रैपिडली मीन्स वेरी फास्ट। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत की आबादी कैसे बढ़ रही है? दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है। He is improving, by leaps and bounds. Clear? Next one देखो, to flog a dead horse. To flog a dead horse. What does it mean? तो देखो मैं सबका मीनिंग भी समझाता चलूँगा, उससे एग्जाम्पल भी दे दूंगा ताकि वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाए, राइट। हियर द वर्ड डेड हॉर्स तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। मैं ये सिर्फ समझा दूँ, फ्लॉग, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़, लगाम समझते हो ना, कोड़। यहाँ पे टू इससे पहले, तो जब किसी वर्ड के पहले टू आए मीन समझो ये वर्ब है। क्या है? टू फ्लॉग, कोड़े मारना, राइट। किसे मारना? अ डेड हॉर्स। डज इट मेक एनी सेंस इफ़ यू फ्लॉग अ डेड हॉर्स?
अगर आप किसी डेड हॉर्स को कोड़े मारते हो तो क्या होगा, क्या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा? नो, मीन्स यू विल वेस्ट योर एनर्जी. इफ यू वेस्ट योर एनर्जी बाय डूइंग समथिंग, ओके, देन इट इज कॉल्ड टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. लिख लो इसका मीनिंग. टू वेस्ट वंस एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना, राइट? तो क्या कहेंगे? फ्लॉग अ डेड हॉर्स. ठीक है, यू नो आई टीच एडियम्स एंड फ्रेजेस, और मैं ये कहूँ आप सब याद कर लो. एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर, ओके, देन तो मैं अगले क्लास में क्या कहूँगा? आई विल स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू बर्न midnight, what does it mean? to burn midnight का मतलब बताओ. देखो midnight सबका मीनिंग तो आप समझ रहे हो, आसान वर्ड है ये. to burn midnight मीन्स इसका मीनिंग होता है अगर आप रात तक पढ़ रहे हो, आधी रात तक तेल को ये कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप खूब कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेट नाइट तक काम कर रहे हो. लिख लो इसका मीनिंग, लिख लो, टू वर्क लेट नाइट. You know, those students who are preparing for bank PO SSC, okay, they, you know, they burn midnight oil, matlab they work late night. Now the point is clear. To leave no stone unturned, to leave no stone unturned means कोई भी कसर नहीं छोड़ना. टू ट्राई वंस बेस्ट, टू मेक एन एवरी एफर्ट मीन्स लिख लो, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़ना, पूरी कोशिश करना. ओके, नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड टू एलिमिनेट, यू नो, टेररिज्म. कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा आतंकवादी को ख़त्म करने में. तो उसे क्या बोलेंगे? टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. See here, by fits and starts. By fits and starts क्या मीनिंग होता? If you do something by fits and starts, you will never achieve that, right? Means irregularly, not in proper sequence order. लिख लो irregularly. You know, some of the students prepare for the exam. You know, how do they prepare? You know, they prepare by fits and starts. Means वो रेगुलर नहीं करते, इरेगुलर करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, ऐसे को क्या बोलते हैं? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. देखो, इन्स एंड आउट्स. इन्स एंड आउट्स, व्हाट डज इट मीन? इन्स एंड आउट्स का मीनिंग लिख लो, फुल डिटेल्स. फुल डिटेल्स. प्लीज गिव मी द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस एक्सीडेंट. मुझे पूरी इसकी जानकारी चाहिए. तो पूरी जानकारी के लिए हम क्या बोलेंगे वर्ड? यहाँ पे कौन सा ये फ्रेज है? इडियम्स. ये क्या है? ये फ्रेज है इन्स एंड आउट्स मीन्स पूरी जानकारी. ठीक है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग क्या होता? एक्स तो आप समझते ही हो, ग्राइंड मीन्स होता है पीसना. टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग लिख लो, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव. ओके, इफ यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स उसी काम में इंटरेस्ट लेना जिसमें अपना फ़ायदा हो. मीन्स अपनी रोटियां सेकना, अपना उल्लू सीधा करना. उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. टू रूल द रोस्ट, इसका मीनिंग क्या होता? टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ, लिख लो इसका मीनिंग, टू बी an important person of a group
कंपनी एट्सेट्रा। किसी ग्रुप, किसी कंपनी का सबसे मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होना, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूल द रोस्ट। फॉर एग्जाम्पल सरपंच रूल्स द रोस्ट इन द विलेज। हु रूल्स द रोस्ट इन ऑफिस? द बॉस, द बॉस रूल्स द रोस्ट, राइट? इज द पॉइंट क्लियर? my father rules the roost in my family, means he is the most important person of that group or company. To chase a wild goose, to chase a wild goose, और देखो दूसरे से कैसे पूछा गया? ठीक है, अब आप याद रखो इसका मीनिंग क्या होता है। देखो वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, गूज किसे कहते हैं? गूज हंस जैसा एक पक्षी होता है, उसे क्या बोलते हैं? गूज। अगर ये फीमेल हो तो इसे गूज बोलते हैं, मेल हो तो क्या बोलते हैं? गैंडर, GANDR। इसके बच्चे क्या होते हैं? गोजलिंग कहते हैं। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल, इनके बच्चे को यंग वन, राइट? इनके बच्चे को क्या बोलते हैं? गोजलिंग कहते हैं। क्लियर? और अगर ये प्लूरल हो तो क्या कहेंगे उसे? गीज। ठीक है, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैगल। क्या बोलेंगे? याद रखोगे, अ गैगल ऑफ गीज। क्या बोलोगे? इनके ग्रुप का नाम क्या है? कलेक्टिव नाउन गैगल। इनकी आवाज़ को बोलते हैं कैकल, राइट? कैकलिंग ऑफ गीज। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो देखो गूज एक बर्ड का नाम है, कैसे पक्षी? वाइल्ड गूज। और इसका क्या करना? पीछा करना। व्हाट डज इट मीन? अगर आप किसी जंगली पक्षी के पीछे भागते पकड़ने की कोशिश करते, इज इट पॉसिबल टू कैच? नो, मीन्स आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अ वाइल्ड गूज मीन्स अ यूजलेस सर्च। क्या बोलोगे आप? अ यूजलेस सर्च मीन्स टू डू फ्यूटाइल थिंग, बेकार की कोशिश करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए हैं, ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम और इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये सारे को याद कर लो। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो।